हाय एवरीवन। तो सिर्फ 15 मिनट में क्लास 9 का सेल चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट से आज हम एकदम टिप्स पे करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप सारा वीडियो देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारी लाइफ है वो सबसे पहले आई कहाँ पे थी? तो स्मॉल वाटर पूल्स में मानी जाती है कि सबसे पहले लाइफ आई होगी। इसका हमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है, जैसे पूगा वैली में, यहाँ पे पूगा आएगा, इन लद्दाख है जो, कि भाई वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। और वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, और वो एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, और वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सेल है दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल के बने होते हैं, एग्जांपल आती है बैक्टीरिया और ईस्ट। ईस्ट वैसे फंजाई है बट ये यूनिसेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर में मैंने एक से ज़्यादा सेल के अगर बने होते हैं तो मल्टी सेलुलर होता है। इसमें एग्जांपल आती है प्लांट्स और एनिमल्स की। ठीक है। अब देखो, जो सेल है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। और अगर बहुत सारे सेल जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करें, वो अगर मिल जाएं तो वो बना लेते हैं टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल है कि अगर प्लांट्स एनिमल्स बहुत सारे सेल्स के बने भी हुए हैं तो भी भाई उसमें अगर पहले सेल आए, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आया, फिर ऑर्गन सिस्टम आएगा। ठीक है। इसके बाद हाँ, देखो, जो सेल्स हैं हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो हमें ज़रूरत होती है माइक्रोस्कोप की उनको स्टडी करने के लिए। तो माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, या फिर इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस है जो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट बीम को यूज़ करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं। मैग्नीफिकेशन है लाइट माइक्रोस्कोप की कंपैरिजन में लेस मैग्नीफिकेशन होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मोर मैग्नीफिकेशन होती है। रेजोल्यूशन, लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कम होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़्यादा होती है। और भाई, लाइट माइक्रोस्कोप हमें सेल्स को बाहर से ऐसे देखने में, स्टडी करने में हेल्प करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हमें स्टडी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट सेल है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665, और किस में किया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉक में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थ्री मेन फीचर्स जो माइक्रोस्कोप में हमें देखने को मिलते हैं। रेजोल्यूशन, जो कि है कि भाई दो पॉइंट्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करने की क्षमता। कॉन्ट्रास्ट, जो हमारे ब्राइटनेस में डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट करना। मैग्नीफिकेशन, मतलब कि एक छोटी इमेज को इनलार्ज कर देना। याद रखना, जो सेल्स हैं वो टाइनी बट माइटी, दे आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, सेल्स के बिना लिविंग नहीं हो सकते। उसके बाद जो हमारी सेल मेम्ब्रेन आती है, तो सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल फीचर है, सेल वॉल यूनिवर्सल फीचर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर है। ठीक है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो थिन बाउंड्री की तरह होती है, जो कि सराउंड करती है एक सेल को और उसके कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। देखो, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना कि आपको अगर सेल मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसमें लिखना क्या क्या है। ठीक है। बाकी अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना है तो मेरी लॉन्ग वीडियो भी है जिसमें मैंने 2 घंटे में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। चलिए, तो डिफ्यूजन होता है कि भाई अगर दो पार्टिकल, जैसे यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हैं वही वाले, यहाँ पे कम हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफ्यूजन इनका। ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं एक्सचेंज होता है उनका फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ पे पहले ऑस्मोसिस कर लेते हैं। देखो, ये मैंने लॉन्ग वीडियो में भी यहीं से कराया था, तो यहीं से करते हैं। जो ऑस्मोसिस है वो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है फ्रॉम थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पहली बात तो वाटर की मूवमेंट होती है, दूसरी बात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें हमारे सॉल्यूशन आते हैं, जैसे हाइपोटोनिक है, देखो हाइपो, हाइपो मतलब लोअर, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्ट की, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी? वाटर की। और ये हमें बात याद रखनी है कि वाटर की मूवमेंट है, तो भाई जो भी हमारा बैलेंस बनाने के लिए मूव करेगा तो वाटर ही करेगा। तो अगर हमने एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, तो देखो अंदर इसके वाटर ज़्यादा है, सॉरी बाहर, बाहर है ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो बाहर वाटर ज़्यादा है, अंदर वाटर कम है। ठीक है। तो जो वाटर है भाई वो अंदर मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। आप सॉल्ट के अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन करोगे तो अच्छा लगेगा, पर आपको वाटर के अकॉर्डिंगली याद रखना है, क्योंकि वाटर ही हमारा मूव करेगा। ठीक है। तो जो एनिमल सेल है वो स्वेल कर जाएगा और बर्स्ट हो सकता है।
प्लांट सेल हमारा स्वेल होएगा, बट सेल वॉल होने के कारण वो बर्स्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये वही हो गया। उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देखो हाइपरटोनिक मतलब हाई, हाइपर मतलब हाई और टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अगर होती है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन उसमें कम होएगी कंपैरिजन में। तो अगर हमने यहाँ पे एक सेल को डाल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यहाँ पे वाटर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर से बाहर मूव करेगा वाटर। तो भाई वाटर आउट ऑफ द सेल मूव करेगा, एनिमल सेल श्रिंक कर जाएगा। प्लांट सेल में सेल वॉल होने के कारण सिर्फ उसका प्लाज्मोलिसिस होएगा, मतलब जो प्रोटोप्लास्ट है वही श्रिंक करेगा, सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों सॉल्यूशंस को आसपास रख दें फिर क्या होएगा, फिर हमारा हाइपोटोनिक, क्योंकि इसमें हाई वाटर है, हाइपर में कम वाटर है, तो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, हम्म, बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि देखो आप ना थोड़ा सा याद रख लो, हाइपर, देखो बहुत हाइपर कंडीशन कब हो जाएगी, जब कम पानी होएगा, बस आप ऐसा थोड़ा सा ना करके याद रख लो। इसके अलावा आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी होता है, वो तो इक्वल इक्वल होता है, उसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से समरी टेबल है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो होती है हाइपो में, हाइपर में हाई होती है, वाटर वही उल्टी हो जाती है, हाइपो में हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, हाइपर में लो होती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर जो डायरेक्शन है, हाइपो में इनटू द सेल होएगी, हाइपर में आउट ऑफ द सेल होएगी, एनिमल सेल स्वेल कर जाएगा, यहाँ पे प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा, और हाइपोटोनिक में एनिमल सेल श्रिंक कर जाएगा और प्लांट सेल का प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोसिस हमारा डन है। आगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देखो लिपिड बाइलेयर है, जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, और साथ में हमारे प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं बीच बीच में। ठीक है, तो ये जो हमारा ऊपर वाला हेड है ये वाटर अट्रैक्टिंग है, और जो नीचे टेल्स हैं वो हमारी वाटर रिपेलिंग है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके एक और बात है कि जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसमें फ्लूइड का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें वो साइडवेज फ्लिप एंड रोटेट कर सकते हैं। मोज़ेक का मतलब क्या है कि ये एक टाइल की पैटर्न की तरह अरेंज है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको मोज़ेक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल, तो जो सेल वॉल होती है देखो वो प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में प्रेजेंट होती है पर एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, केस में हेल्प करती है एनवायरमेंटल स्ट्रेस को स्टैंड करने में। एडिशनल कवरिंग है एक तरह की, है ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो कवरिंग है ही। उसके बाद सेल वॉल भी है। ये देखो ये सारे जो है ना अच्छे से एनसीईआरटी को देखते हुए ही बनाए हैं मैंने, तो अच्छे से आपका एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। अब प्लांट सेल वॉल आपको ये याद रखना है कि वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो सेलुलोज है हमारा वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनता है, हमें ये याद होएगा। ठीक है, इसके बाद देखो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में डिफरेंस, जो प्रोक्रियोटिक सेल होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यूक्रियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, यूक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, मतलब प्रोक्रियोटिक में सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। प्रोक्रियोटिक के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और यूक्रियोटिक के एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, इसमें कोई बड़े आपकी बात नहीं की गई, पर ये दोनों ही पॉइंट्स जो है ना, ये दोनों ही पॉइंट्स इनका छोटा छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स है, पहली बात तो वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रियोटिक सेल में होते हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सेल की शेप को मेंटेन करने में, सेल मूवमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं सेल इंक्लूजन्स। देखो जो सेल इंक्लूजन्स है ना, एक हो या साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, एक है सेल इंक्लूजन। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स तो हमने बात कर ली कि कुछ फाइबर्स के बन के ऐसा ऐसी चीज़ें करती हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑर्गेनेलीज कभी नहीं होती। ठीक है, जो सेल इंक्लूजन्स हैं उसमें आता है स्टार्च और कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जो स्टोर हो जाते हैं, वो हमारे सेल इंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो वायरस होता है जिसमें प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल दोनों होता है। वायरॉइड्स, प्रायंस, देखो प्रायंस में आप याद रखो पी से प्रायंस और पी से प्रोटीन, तो यार प्रायंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड होता है। ठीक है, तो उससे उल्टा वायरॉइड्स में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होएगा। देखो वायरस में दोनों होएगा, प्रायंस में प्रोटीन कोड होएगा सिर्फ और वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल होएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियस है हमारा जो कि हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस है। ये देखो ये डबल लेयर होता है, बीच बीच में पोर्स होते हैं इसके, ये सब हमें पता है। ये पोर्स के थ्रू ही वो एक्सचेंज करता है। इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसमें एक डेंस राउंड बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं।
और वहाँ पे ये इस न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, अब देखो जब ऐसा क्रोमैटिन में प्रेजेंट होता है, पर जब सेल डिवाइड करने लगता है तब क्रोमोसोम बना लेता है। इसके बाद देखो जो हमारे न्यूक्लियस होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसका बना होता है, डीएनए का, हमारा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा, चैट जीपीटी ने डिस्टिंग्विश नहीं किया, मैंने लिखने में किया हुआ है। मैं दोनों ही चीज़ें अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको भी, फॉर सच पीडीएफ्स। ठीक है, उसका भी नाम जेनजी स्टडी कॉर्नर ही है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे तो मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता न्यूक्लियस, देखो क्योंकि ना वहाँ पे हीमोग्लोबिन को आना होता है। अब ऐसा आरबीसी है, ऐसे 4 हीमोग्लोबिन को आना है ताकि हमारा ऑक्सीजन आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके, तो इसीलिए वहाँ पे न्यूक्लियस की स्पेस नहीं बचती। ठीक है, नेक्स्ट राइबोसोम आता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। देखो ये बस ये याद रखना कि न्यूक्लियोलस हमारा राइबोसोम बनाएगा और राइबोसोम हमारे प्रोटीन बनाएंगे। तो जो टाइनी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है वो राइबोसोम है और ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट आएगी, एनर्जी वाली आएगी, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। तो आर ई आर है जो, वो रफ ई आर कहते हैं, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन बनाएगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है। एस ई आर स्मूथ ई आर होता है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं और लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें तो कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें हम एक गर्ल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है कि भाई जो अ, हमारा गोल्जी गोल्जी बॉडी, ईआर और सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम, ये जो तीन तीन नहीं चार होंगी, चार चीज़ें हैं ये गोल्जी बॉडी से फंक्शनली लिंक्ड होती हैं आपस में। ठीक है, तो देखो जी से गोल्जी, ईआर और लाइसोसोम और एक सेल मेम्ब्रेन हमारा याद रखना। ठीक है, गर्ल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद लाइसोसोम आता है। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनमें एक ही मेम्ब्रेन होती है। इनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे अनवांटेड या डैमेज पार्ट्स ऑफ द सेल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जो वो ब्रेक डाउन वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो सुसाइडल बैग्स, हमको इनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, देखो क्लीनिंग तो करते हैं, ये क्लीनिंग फैक्ट्री तो हो गई। सुसाइडल बैग्स इनको इसलिए बोलते हैं कि अगर सेल को खुद को मरना है ना, अगर मान लो लाइसोसोम टूट गया और उसके एंजाइम्स बिखर गए, तो वो अपने आप को ही सारे सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, तो एक तरह से सुसाइड कर लेगा, तो सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन स्पर्म में लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, ये मैंने बताया भी था। एक्रोसोम होता है एक, वहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब ये हमें एनर्जी देगा। देखो गोल्जी हमारे ट्रांसपोर्ट करेगा, ईआर मैन्युफैक्चर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसमें आउटर वाली तो ऐसी स्मूथ होती है, पर जो इनर वाली है उसमें क्रिस्टे की तरह फोल्ड होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टे की तरह फोल्ड होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन यहीं पे होती है, जो हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं कि ग्लूकोज से हम एनर्जी लेंगे, तो वो यहाँ पे मिलेगी हमें। ठीक है, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो राइबोसोम्स, ये दोबारा से कहाँ से आ गए, ये गलती से आ गए, इसको इग्नोर करो। ठीक है, नीचे प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स हैं वो सेंटर है हमारा फूड सिंथेसिस के लिए, यहाँ पे हमारा फूड बनता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ये भी। ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में ही मिलते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, पर्टिकुलरली किस में होता है, ऐसे करके ना हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसके अंदर थाइलाकोइड्स होते हैं। ये थाइलाकोइड्स में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके जो फ्लूइड होता है अंदर उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, इसके फ्लूइड को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी कई बार ये स्टोर करते हैं। प्लास्टिड हमारे और भी दो तरह के होते हैं, ये वाला जो प्लास्टिड है फूड वाला वो तो क्लोरोप्लास्ट है, और जो हमारे प्लास्टिड होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हैं। तो क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं, जो कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे अच्छे दिखें और जो पॉलिनेटर्स हैं उनके ऊपर आके पॉलिनेशन करें। ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो हमारे फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, प्रोटीन्स। ठीक है, ऐसे करके हमारा फूड स्टोर करते हैं। क्योंकि अब देखो, अब जो हमारे
ल्यूकोप्लास्ट है, उसने ये सब कुछ तो स्टोर कर लिया, पर जो वाटर और मिनरल्स है वो कहाँ पे स्टोर होंगे, तो वो होंगे वैक्यूल्स में। तो वैक्यूल्स करती हैं वाटर और मिनरल्स को स्टोर और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अगर अब ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम सेल सैप बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह आप में इतना लिखा नहीं हुआ, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं मुझे बता देना, मैं एक शॉर्ट डाल दूंगी। तो ड्यूरिंग ग्रोथ जो सेल नंबर है वो इंक्रीज करता है, साइज नहीं इंक्रीज करता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि सेल नंबर इंक्रीज करेगा, साइज नहीं। ठीक है, तो माइटोसिस होती है उसमें दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं एक पेरेंट सेल से, और जो मियोसिस होती है उसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें आइडेंटिकल नहीं होता, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, मियोसिस होती है टेस्टिस में, ओवरीज में, एंथर में। तो अगर आपको माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से समझना है बिल्कुल, तो आप वो 2 घंटे वाली वीडियो में देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से समझाया है यहाँ पे। उसको मैं वैसे अगर समझाऊंगी तो वो 50 हमारा वो नहीं होएगा ना, रिवीजन नहीं होएगा वो। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। तो सेल थ्योरी फ्लीडन एंड शॉन ने दी थी और मॉडिफाई की थी रिडोल्फ वर्चो में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने होते हैं, और जो सेल्स अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये हमारी सेल थ्योरी है। एक हमारी थोड़ी सी बात की गई है कैंसर के बारे में। तो अगर प्रॉपर्टी कांटेक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें जो सेल डिवाइड कर रहा है वो दूसरों के कांटेक्ट में आके अपनी सेल की डिवाइड करने की क्षमता खत्म, मतलब लॉस्ट कर देगा, मतलब एक बार बैठ जाएगा दोबारा टिक के कि मैं नहीं अब डिवाइड करूंगा। ठीक है, पर जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, जो ट्यूमर हमारा जो कैंसर होता है जिससे, ठीक है, तो उनमें ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है और वो ट्यूमर फॉर्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये मैंने वीडियो डाली हुई है, आप इसको ज़रूर से रेफ़र कर सकते हैं। बड़ी ही अच्छे से हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सारी की सारी कवर की है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।